ये मोदी और योगी के भोपू हैं सब, और मोदी योगी के भोपू तब तक है। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से कुर्सी से उतरेंगे, ये उनके खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर देंगे। आज केंद्र में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, ये नोएडा के चैनल राहुल गांधी या केजरीवाल और अखिलेश का गुणगान शुरू कर देंगे। ये बिना पेदी के लोटे हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। अमितेशानंद जी के साथ क्या हो रहा है? एक मेडिकल जांच का हवाला दिया जा रहा है और वो जांच, मैंने तमाम वकीलों से कल बात की, सबने यही कहा कि जांच वो सीधे अदालत में पेश की जाती है, वो अदालत में पेश नहीं हुई तो भी मीडिया चैनलों को पता चल गया। एक चैनल तो इतना तेज लिखना कि उसने एक आरोपी को बैठा दिया। पहली बात है कि आरोपी की पहचान छुपाई जाती है, उसको उस चैनल को पता कैसे चला कि ये आरोपी है? इस तरह के मामले में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, ये क्या बात, ये इनकी सरकार क्या बात करती है? एक साइंस सिटी घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार में आराम से चला गया दुबई। कल सुबह से ही एक प्रयास किया जा रहा है शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि स्वामी अमृतेश्वरानंद बार बार कह रहे हैं कि इस मामले में जो आरोप लगाया गया उसकी जल्द से जल्द जांच हो जाए। वो जांच से भाग नहीं रहे हैं। वो वाराणसी में अपने मठ में बैठे हुए हैं। तमाम तरह के मीडिया कर्मी, जिसमें भक्त मीडिया के भी चैनल हैं, जो एक एजेंडे के तहत वहां बनारस भेजे गए हैं, उन सब के सवालों का जवाब वो दे रहे हैं लगातार। सवाल आशुतोष महाराज जी के ऊपर भी हो रहे हैं कि वो पुलिस की विवेचना से लेकर हर चीज की जानकारी दे रहे हैं, जैसे वो खुद ही पुलिस टीम के साथ चल रहे हैं। उस पे भी लोग पूछ रहे हैं। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने सवाल उठाया कि क्या आशुतोष महाराज को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आउटसोर्सिंग के तहत किसी पद पर ज्वाइन कराया है क्या? इतना ज्यादा स्वामी अमृतेश्वरानंद की शंकराचार्य के ऊपर इतना ज्यादा उनके चरित्र को लेकर ऐसी टिप्पणी की जा रही थी। भाई, मुकदमा होने से कोई अपराधी नहीं होता है। मुकदमा होने से कोई अपराधी नहीं होता है। और यहां तो लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ ली। जो मेडिकल रिपोर्ट, आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट अभी जो कोर्ट में पेश नहीं हुई है, और हमारे विद्वान वकील विवेक पांडे जी ने हमारे चैनल पे कहा है कि ऐसे मामले में, पास्को के मामले में, कोई भी रिपोर्ट की कॉपी बिना कोर्ट के जज के परमिशन से कोई आदमी नहीं ले सकता है। अभी वो कोर्ट में सबमिट भी नहीं हुई। होली के पहले एक अच्छी खबर, और आज रंग भरी एकादशी का भी दिन है। करोड़ों शंकराचार्य जी के मठ में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठे हो गए हैं और हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। तो स्वामी जी का एक बयान और सुना दूं मैं, जो उन्होंने बोला था कि मैं वो नहीं हूं योगी जी की तरह कि अपने मुकदमे वापस ले सकता हूं। मेरे पर मुकदमा हुआ, मैं उसका सामना करूंगा। इस पूरे मामले में अभी तो फिलहाल 3 हफ्ते तक स्वामी अमृतेश्वरानंद शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन अगर ये मामला गलत साबित होता है कोर्ट में, तो योगी जी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। योगी जी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। यूपी में ईवीएम में खेल नहीं हुआ तो यूपी से भी अब भाजपा की विदाई तय है। और ये वो पत्रकार साथी हैं हमारे, जिन्होंने जनवरी 2024 में मेरे साथ शर्त लगाई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने शर्त लगाई थी कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 40 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। आप सोचिए कब। टाइमिंग देखिएगा हमारे पत्रकार साथी का, के आकलन का। जनवरी 2024 में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी,
सारे भक्त चैनल ऐसे दिखा रहे थे जब मोदी जी के भक्त ये दावा कर रहे थे कि मोदी जी प्रभु श्री राम को लेके आए। सोचिए इनके भक्त कितने विद्वान हैं, जो प्रभु श्री राम, जिन प्रभु श्री राम की वजह से पूरी दुनिया है, पूरी मानवता है, उसको ये भाजपा ही दावा कर रहे थे कि इनके मोदी और योगी प्रभु श्री राम को लेके आए हैं। याद करिए, बड़ी सी तस्वीर बना दी थी मोदी जी की और उंगली पकड़ के प्रभु श्री राम को लेके आए। उस वक्त उन्होंने कहा कि जनता इनके अहंकार से बहुत नाराज है। और मैं बताऊं, इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हुआ था, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का, उसकी टाइमिंग पे वाराणसी के विद्वान ज्योतिषों ने भी सवाल उठाए थे और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठाए थे कि आपको आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी संभवतः उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। और उसके बाद क्या हुआ, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अयोध्या नरेश स्वदेश पासी के साथ आ गया और सपा के सांसद और हनुमानगढ़ी के अनन्य भक्त अवधेश पासी वहां से सांसद हो गए और अयोध्या की जनता ने योगी आदित्यनाथ का अहंकार तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया। योगी जी वास्तव में अगर राम भक्त होते तो 4 जून 2024 को वो बार बार कहते हैं कि मैं मठ वापस जाऊंगा। तो जनता ने आदेश दे दिया था योगी जी, तो 4 जून 2024 को आप मठ क्यों नहीं चले गए? शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक और अदालत में तालियां, अदालत ताली बजा रहा है और योगी जी के कुछ खास अधिकारी ऐसे बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, ऐसे। और नोएडा के एंकरों का क्या हाल होगा? 2 दिनों से उन्होंने बना, एक कल से तो एकदम मेडिकल रिपोर्ट स्वामी अमितेश्वरानंद की शंकराचार्य के ऊपर इतना ज्यादा उनके चरित्र को लेकर ऐसी टिप्पणी की जा रही थी। भाई, मुकदमा होने से कोई अपराधी नहीं होता है, मुकदमा होने से कोई अपराधी नहीं होता है। और यहां तो लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ ली, जो मेडिकल रिपोर्ट, आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट अभी जो कोर्ट में पेश नहीं हुई है। और हमारे विद्वान वकील विवेक पांडे जी ने हमारे चैनल पे कहा है कि ऐसे मामले में, पास्को के मामले में, कोई भी रिपोर्ट की कॉपी बिना कोर्ट के जज के परमिशन से कोई आदमी नहीं ले सकता है। अभी वो कोर्ट में सबमिट भी नहीं हुई। और जब हाई कोर्ट में आज 3:35 पर सुनवाई थी, तो कुछ ना कुछ तो कोर्ट ने पाया होगा। कोर्ट ने सत्ता पक्ष के द्वारा दिए गए मतलब जो सत्ता पक्ष ने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से जो वकील वगैरह होंगे, उनकी बातों को क्यों नकार दिया? कुछ ना कुछ तो मेरिट रही होगी ना। कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही आज। अदालत में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर अभिनेता मनीष गोयल पेश हुए। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह ने भी दलील रखी। अब मार्च के तीसरे हफ्ते तक केस की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले पर शंकराचार्य जी का बयान आया है। हिंदू समुदाय बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। लोगों में तरह तरह की आशंकाएं थी। लोगों को लगने लगा था कि हमारे गुरु जी ने कुछ गड़बड़ी किया है। आज कम से कम प्रथम दृष्टया ही सही, लेकिन सबको पता चल गया कि मामला झूठा है। सुनवाई होती है और न्याय भी होता है। तो ये होली के पहले एक अच्छी खबर, और आज रंग भरी एकादशी का भी दिन है। करोड़ों शंकराचार्य जी के मठ में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठे हो गए हैं और हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं।
शंकराचार्य जी के भक्त जो है, देखिए कॉपीराइट का मामला है इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं साहब, नहीं तो तुरंत हमारे चैनल पर स्ट्राइक दे दी जाएगी। शंकराचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। तो और उन्होंने ये भी कहा था आज दिन में सुबह कि सच को सामने के लाने के लिए वो नार्को टेस्ट के लिए भी सही जो भी हो वो होना चाहिए। मतलब स्वामी जी कहीं से भाग नहीं रहे हैं। और आपको स्वामी जी का एक बयान और सुना दूं मैं, जो उन्होंने बोला था कि मैं वो नहीं हूं योगी जी की तरह कि अपने मुकदमे वापस ले सकता हूं, मेरे पर मुकदमा हुआ मैं उसका सामना करूंगा। इस पूरे मामले में अभी तो फिलहाल 3 हफ्ते तक स्वामी अमितेश्वरानंद शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन अगर ये मामला गलत साबित होता है कोर्ट में तो योगी जी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। योगी जी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और हमारे एक पत्रकार साथी ने तो कहा है कि अब उत्तराखंड में 2027 में कांग्रेस और विपक्ष की सरकार बननी तय है, क्योंकि शंकराचार्य के अनुयायी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में रहते हैं और वो जिस तरह से शंकराचार्य के ऊपर बटकों का शारीरिक शोषण का अपमान लगा है उससे वो बहुत दुखी और व्यथित हैं। आज ही कल ही पत्रकार साथी रणविजय ने लिखा था कि अगर इस तरह के मुकदमा कांग्रेस की सरकार पर के दौरान अगर शंकराचार्य जी पर लगता अमितेश्वरानंद पर, तो यही बीजेपी के लोग तमाम सवाल उठाते। तो मेरे उस मित्र की भविष्यवाणी है कि उत्तराखंड में अब 2027 में कांग्रेस की जीत तय है। और उन्होंने एक बात और कही उसी पत्रकार ने कि अगर यूपी में ईवीएम में खेल नहीं हुआ तो यूपी से भी अब भाजपा की विदाई तय है। और ये वो पत्रकार साथी हैं हमारे जिन्होंने जनवरी 2024 में मेरे साथ शर्त लगाई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने शर्त लगाई थी कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 40 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। आप सोचिए कब, टाइमिंग देखिएगा हमारे पत्रकार साथी का के आकलन का। जनवरी 2024 में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सारे भक्त चैनल ऐसे दिखा रहे थे, जब मोदी जी के भक्त ये दावा कर रहे थे कि मोदी जी प्रभु श्री राम को लेके आए। सोचिए इनके भक्त कितने विद्वान हैं, जो जिन प्रभु श्री राम की वजह से पूरी दुनिया है, पूरी मानवता है, उसको ये भाजपा ही दावा कर रहे थे कि इनके मोदी और योगी प्रभु श्री राम को लेके आए हैं। याद करिए, बड़ी सी तस्वीर बना दी थी मोदी जी की और उंगली पकड़ के प्रभु श्री राम को लेके आए। उस वक्त उन्होंने कहा कि जनता इनके अहंकार से बहुत नाराज है। और मैं बताऊं, इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हुआ था प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का, उसकी टाइमिंग पे वाराणसी के विद्वान ज्योतिषों ने भी सवाल उठाए थे और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठाए थे कि आपको आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी संभवतः उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। और उसके बाद क्या हुआ, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अयोध्या नरेश स्वदेश पासी के साथ आ गया और सपा के सांसद और हनुमानगढ़ी के अनन्य भक्त अवधेश पासी वहां से सांसद हो गए और अयोध्या की जनता ने योगी आदित्यनाथ का अहंकार तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया। योगी जी वास्तव में अगर राम भक्त होते तो 4 जून 2024 को वो बार बार कहते हैं कि मैं मठ वापस जाऊंगा। तो जनता ने आदेश दे दिया था योगी जी, तो 4 जून 2024 को आप मठ क्यों नहीं चले गए? खैर, उसके बाद अब देखिए लगातार कोर्ट के फैसलों से योगी सरकार की कितनी किरकिरी हो रही है। और आज तो केजरीवाल जी और उनके लोगों को जब
बाइज्जत बरी किया। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज का फैसला भाजपाइयों के लिए मृत्युदंड के समान है। तो आप समझिए इस बात को। और अब ये एक के भास्कर का एक रिपोर्टर है, मैं नहीं बोलता हूं लेकिन आज बोलना पड़ेगा। ये कुछ ये ले लेके ट्वीट करता है। कल ये कूद कूद के ट्वीट कर रहा था कल। अब आज इसने पलटी मारी है, जैसे पलटीबाज होते हैं ना, उसने ट्वीट मार, अब ये ट्वीट कर रहा है। मीडिया का भी असली चेहरा अब जनता देख चुकी है। खैर, स्वामी आनंद ने ट्वीट किया है, सत्य की जीत हुई है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद महाराज की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मैंने कहा ना, वाराणसी में आज रंग भरी एकादशी के दिन, और सुनिए, हमारे छोटे भाई और तेज तर्रार रिपोर्टर जो कि प्रयागराज में पढ़े हुए हैं, उनका नेटवर्क हमसे ज्यादा है, अभिषेक उपाध्याय, वो लिखते हैं शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक और अदालत में तालियां। अदालत ताली बजा रहा है और योगी जी के कुछ खास अधिकारी ऐसे बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे। और नोएडा के एंकरों का क्या हाल होगा। 2 दिनों से उन्होंने बना, एक कल से तो एकदम मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन वो शंकराचार्य का, अब आजकल नया मुद्दा शंकराचार्य जी मिल गए। नहीं, देखिए, एक बात तो है, ये विवेक जी जरा ये बताइए, कल आपसे बात नहीं हो पाई थी, कल मेरी सर्वेश जी से बात हुई थी। जी। कोई किसी मामले में जब इज्जत लूटने की बात होती है या कुछ और इस तरह के गंभीर आरोप होते हैं तो मेडिकल बोर्ड जांच करता है जी। वो जांच की रिपोर्ट तो सिर्फ सीधे कोर्ट को जाती है जी। पुलिस, कैसे मीडिया ने पुलिस के हवाले से खबर चला दी कि उस जांच में, जो मेडिकल जांच हुई उन बच्चों की जिन्होंने आरोप लगाया है स्वामी जी पर, उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और उस जांच में क्या ये साबित कर सकते हैं कि वो दुष्कर्म जो है स्वामी जी ने किया। जरा वकील होके इसका तकनीकी पहलू समझा दीजिए मुझे। देखिए, 2 बातें इसमें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए कि पॉक्सो की जब धारा 29 की बात आती है, धारा 29 को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोनिश बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 के अन्य का एक 2023 का 9 फरवरी 2023 का जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कि धारा 29 दोष की धारणा, जो आरोप लगते हैं और उसमें लगाए आरोपों का कानूनन उस अपराध की पुष्टि होना, इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से दी गई है। अब ये जो आपने बात उठाई कि पॉक्सो का एक मामला ऐसा होता है जिसमें कि ट्रायल से लेकर के आप बिना जज की अनुमति के फाइल तक नहीं देख सकते, फाइल की कॉपी नहीं निकाल सकते, सर्टिफाइड भी नहीं निकाल सकते जज की अनुमति के बिना, क्योंकि इसमें पीड़ित की पहचान को उजागर न करने का विशेष प्रावधान है। और इसीलिए धारा 22 और धारा 23 में शंकराचार्य भगवान जी की तरफ से उनके जो विधिक टीम है, उन्होंने एक वाद दायर किया है कि धारा 22 कहती है कि आप झूठी शिकायत कर रहे हैं जिस पर दंड दिया जाएगा अगर वो साबित होता है, और धारा 23 कि पीड़ित की पहचान को उजागर न करना, जो कि इस हिस्ट्री शीटर अपराधी आरोप लगाने वाले ने लगातार उजागर की है। 2 बातें आ गई, पहली बात। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपने कहा कि पॉक्सो की वो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के लीक होने का आधार तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये मेडिकल पुलिस ने कराया तो क्या पुलिस उस अपराधी को सीधे रिपोर्ट कर रही है क्या केक कटवाने के आधार पे? क्या पुलिस का प्रवक्ता उसको बना दिया गया है? किसने उसको सर्किट हाउस में, इलाहाबाद प्रयागराज में सर्किट हाउस में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो सर्किट हाउस किसने बुक कराया, किसके नाम पे बुक हुआ है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। क्या कोई मीडिया ये पूछ रहा है कि जो उसके ऊपर गैंगरेप के, रेप के आरोप लगे हैं, जो ऑलरेडी जो एफआईआर हो रखी है, जो उसके ऊपर गो हत्या का आरोप है, जो ऑलरेडी एफआईआर है, जो उसके ऊपर दूसरों की जमीन कब्जाने, दूसरों को धमकाने, पैसे वसूलने, एक्सटॉर्ट करने जैसे गंभीर मामले, 21 मामले प्रचलित हैं, क्या कोई पूछ रहा है उस अपराधी से
कि उन मामलों में क्या जांच चल रही है, क्या पुलिस क्या कर रही है, क्या कोई डीजीपी साहब से पूछ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आपने कहा कि पॉक्सो एक्ट में पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की जाती है, तो फिर ये तथाकथित नंबर 1 चैनल जो गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करता है, जी जी जी। उसने कैसे पीड़ित का इंटरव्यू कर लिया? तो ये तो पुलिस का विषय आ गया कि पुलिस को तो तत्काल प्रभाव से उसको नोटिस भेजनी चाहिए कि आपके सामने इन पीड़ितों की पहचान किसने आपको इनकी डिटेल दी कि आप पहुंच गए इंटरव्यू लेने। सबसे बड़ी बात यही तो आश्चर्य नहीं की नहीं, बात है। मुझे जो तो जो शंका लग रही है, हाँ, हो सकता है किसी के चेहरे पे बस गमछा लगा के उसी को मैं वही ला रहा हूँ। देखिए, मेडिकल में मान लेते हैं कि पुष्टि अगर हुई भी, तो इसका आधार कैसे तय होगा कि शंकराचार्य भगवान के द्वारा एक कृत्य किया गया? कारण नहीं नहीं नहीं, जो उसमें ये भी बात आपके मित्र कह रहे थे कि नहीं, मेरी मेडिकल बात रिपोर्ट तो जज के सामने ही खुलेगी, उसके पहले खुल ही नहीं सकती है। मैं बता रहा हूँ, दोनों बातें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सील बंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश होती है, और यहाँ पे सील बंद होने के पहले लगता है ऐसा लग रहा है कि उस रिपोर्ट को इस अपराधी के सामने रख करके पहले इसकी अनुमति ली गई कि गुरुजी क्या अब हम इस को भेजें। फिर उसके बाद लगता है उस रिपोर्ट को मीडिया में दिखा करके पहले एक भूमिका तय की गई, क्या क्या प्रश्न उठाने हैं, कैसे उठाने हैं। उसके बाद लगता है कि उस रिपोर्ट को पुलिस ने बंद करके कोर्ट में भेजा नहीं भेजा वो भी अभी पता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये घटना जिस दिन हुई है, जो पीड़ित बच्चे बता रहे हैं कि जहां पे इसका आश्रम था, वहां से शंकराचार्य भगवान का आश्रम 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर जिस दिन की घटना बताई जा रही है। और ये भी बात आ रही है कि वो बच्चे ओला करके सीधे इसी के आश्रम आए हैं। उस 8 किलोमीटर के माघ मेले के परिक्षेत्र में कितनी पुलिस रही होगी, बीच में कितने चौराहे बनाए गए होंगे, कितने अखाड़े होंगे, कितने साधु रहे होंगे, कितने पत्रकार रहे होंगे, कितने वहां पे आकर के भक्त रहे होंगे, अलग अलग मठों के अलग अलग संकल्प। लेकिन वो पीड़ित उठे, ओला की, और सीधे 8 किलोमीटर दूर इसके छावनी क्षेत्र में आए। वो सेक्टर 8 में था, और शायद शंकराचार्य भगवान का जो मठ शिविर लगा हुआ था वो सेक्टर 16 में लगा हुआ था। अब आप एक बात इस स्थिति को भी समझिए, ये स्थिति आनी भी बहुत जरूरी है कि जो ओला बुक की, कम से कम उसी का डिटेल दे देते कि ओला कब बुक की, किस नंबर से बुक की, किस नंबर की ओला थी। कोई डिटेल नहीं है, केवल हवा में बैठ करके एक प्रपंच रचा जा रहा है, एक स्वांग रचा जा रहा है, एक फर्जी षड्यंत्र के माध्यम से चारों पीठों को कब्जा और हथियाने का राजनीतिक शंकराचार्य तैयार करने का, वहां बिठाने का, पदस्थ करने का और प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, कोई मीडिया इस हिस्ट्री शीटर से इसके आपराधिक आरोपों के बारे में चर्चा नहीं कर रही। आप ये देखिए, इसका इंटरव्यू तो लिया जा रहा है, लेकिन कोई इससे ये नहीं पूछ रहा है कि आप गैंगरेप के आरोपी थे, आप ब्रह्मचारी कैसे लगा सकते हो? आप रेप के आरोपी, आप ब्रह्मचारी कैसे लगा सकते हो? बताइए आप मुझे। ये नहीं नहीं, ये 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 जाहिल आदमी बैठ करके मीडिया में, ये अपराधी व्यक्ति बैठ करके मीडिया में ये कहता है कि वो शंकराचार्य नहीं, तमाम आरोप लगा रहा है, छीटाकशी कर रहा सवाल है। नहीं नहीं, एक टेक्निकली क्या होता है कि इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में ही खुलती है आपके हिसाब से? टेक्निकली ये होता है कि जब मेडिकल होता है, वहां से सीलबंद लिफाफे के अंदर ये मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के माध्यम से सीधे कोर्ट में आती है। लेकिन ये ऐसा, मैं दोहराऊंगा, ऐसा नहीं, लग रहा है पुलिस को भी पता नहीं होता कि इस मेडिकल रिपोर्ट में नहीं, क्या है। पुलिस को भी पता नहीं होता कि मेडिकल में क्या है। वो सीधे कोर्ट में आनी चाहिए, सीधे कोर्ट में आनी चाहिए। लेकिन आप अगर पास इस हाँ, पॉक्सो की बात कर रहा हूं, और सुनवाई बंद कमरे में होती है। इनफैक्ट उस केस से जुड़े लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति उस कोर्ट में प्रवेश भी नहीं कर सकता सुनवाई के अलावा, सुनवाई के समय। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में सुनवाई जब होगी तब होगी, मीडिया में, सार्वजनिक मंचों पे, प्रयागराज के सर्किट हाउस में पुलिस को भी कुछ नहीं पता और सब कुछ इसको पता है। तो पुलिस कर क्या रही है? जांच तो मैनिपुलेट हो चुकी है, जांच तो पूरी तरह से मैनिपुलेट हो गई है। आज एक शंकराचार्य जी के शिष्य और सामने आए हैं मीडिया के कि मुझे भी प्रलोभन दिया गया था, मुझे भी धमकी दी गई थी कि आपको सिर्फ इन बच्चों को पहचानना है और ये कह देना है कि ये उस मठ के थे, जो विद्या मठ वहां पे विराजमान है। अब देखिए, इसमें एक और विभेद सुन लीजिए, एक विभेद और सुन लीजिएगा। जो बटुक, जो बालक जिसका इंटरव्यू हुआ है, जिस बच्चे का इंटरव्यू हुआ है, वो अपने इंटरव्यू में जहां घटना घटी वो श्रृंगेरी मठ बता रहा है। वो श्रृंगेरी मठ कह रहा है उसे, जबकि वो विद्या मठ है काशी का। श्रृंगेरी मठ तो है ही नहीं काशी में।
तो ये पूरी मैनिपुलेटेड बात है, फैब्रिकेटेड बात है। पॉक्सो के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और इन दोनों बच्चों को षड्यंत्र के रूप में तैयार किया गया है। इनको एक स्क्रिप्ट सिखाई गई है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसीलिए आपके मंच पे कहूंगा, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक नार्को टेस्ट इन दोनों बच्चों का होना अनिवार्य है। क्योंकि बात ये नहीं है कि ये केवल संवेदना के सहभागी होंगे ना, अब यहाँ संवेदना नहीं, यहाँ षड्यंत्र की बू स्पष्ट है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात, डिप्टी सीएम का भी नाम ले लिया उसने। अब पुलिस डिप्टी सीएम का, आप सोचिए पुलिस अगर डिप्टी सीएम का फोन टैप भी कर रही थी तो उस पूरे फोन में क्या बातचीत हुई वो इसको पता है, पुलिस नहीं बता रही है, इसको पता है। तो ये मान लेते हैं कि प्रयागराज के डिप्टी जो वहां के एसीपी या जो भी हैं सीपी हैं, अजय पाल जी, उन्होंने वो सीधे इसको रिपोर्ट करते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है क्योंकि जो जांच उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में हो रही है उसकी सारी तथ्यात्मक रूप से जानकारी इसको है। आदरणीय अभिषेक जी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, सरकार के द्वारा पीड़ित रह चुके हैं और आजकल उनकी रिपोर्टिंग की कृपा सरकार पे बखूबी बरस रही है। उन्होंने उजागर किया इस बात को कि शंकराचार्य भगवान के प्रकरण में जांच में ये सहभागी है, पुलिस के साथ ये जांच करवा रहा है बैठ करके। तो ये जांच करवा रहा है कि जांच करवाई जा रही है, तैयार की जा रही है, या उस जांच को एक षड्यंत्र के रूप से प्रारूप दिया जा रहा है, ये तो अब जांच का विषय पुलिस के ऊपर ही है। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर न्यायपालिका से विनम्र निवेदन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करते हुए थोड़ा राजनीतिक कृपा पात्र न बनने के चक्कर में कम से कम देश के प्रमुख शंकराचार्य पीठ धर्म सम्राट की बात है, देश की सनातन संस्कृति और विरासत के गौरव की बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत के सनातन की छवि की बात है, जिस सनातन को लोग अपनाने की बात करते हैं, कम से कम अपने ऑब्जर्वेशन में एक एसआईटी गठित करें और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज, 2 हाईकोर्ट के सिटिंग जज और सीबीआई के कुछ अधिकारियों को लेकर के एक राष्ट्रीय इसकी जांच की जाए और जो भी षड्यंत्रकारी हो, ठीक है, राजनीतिक दल देखिए अपने मंतव्य साधते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी। भाजपा कहेगी कि अरे तो सर प्रशासन ने किया, क्यों प्रशासन ने किया? प्रशासन भाजपा के इशारे के बिना एक एफआईआर नहीं लिख सकता है, प्रशासन भाजपा के इशारे के बिना एक पत्रकार पे एफआईआर नहीं कर सकता, प्रशासन भाजपा के इशारे के बिना किसी को न्याय नहीं दिला सकता। और ये प्रशासन ये लोग कह रहे हैं कि ये योगी जी ने नहीं किया है। अखिलेश जी के सरकार में, हमारी सरकार में हर कार्य के लिए अखिलेश जी जिम्मेदार थे, सरकार में हर कार्य के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ये तो दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ये प्रशासन, अगर कोई भी कार्य प्रशासन के माध्यम से हो रहा है तो वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। योगी जी अपने जापान दौरे के माध्यम से ये संदेश नहीं दे सकते कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी योगी जी की है। चलिए सर, बड़ी बात आपने बताई और एक ही समझना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी माहौल बनाया गया और कहीं ना कहीं दिल्ली की आम जनता को ये कन्विंस कर दिया गया कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में नहीं भागीदारी रहे और उसका सुनिए उसकी राजनीतिक कीमत भी उन्होंने चुकाई। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए 10 सालों बाद। वही जनता अब वो कीमत वसूलेगी सर, वही जनता अब वो कीमत वसूलेगी। अभी तो फिर भी बात, अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी शासन में है, चुनाव तो दिल्ली में अब 2030 में होना है, तो 4 साल तक सत्ता का लाभ तो उठाएगी। कोई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है ना। लेकिन तो यूपी से जाता है ना। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि अब इसका आप क्या देख रहे हैं कि इस अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आज बाइज्जत बरी किए गए हैं, तो इसका आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है, आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, इसका आप क्या असर देखते हैं? इससे विपक्ष को कितना फायदा मिलेगा और भाजपा को कितना नुकसान होगा आपकी नजर से? देखिए, जनता जानती है, जनता इनके आतंक से त्रस्त हो चुकी है। चूंकि मंदिर से लेकर के किसी भी धार्मिक स्थल पे जब भाजपाइयों के पैर पड़े वो विवादित हो जा रहा है। पौराणिक मंदिरों को नष्ट करना, भारत की संस्कृति पे प्रहार करना, जिन मुद्दों को ये भावनात्मक रूप से जनता के सामने परोस करके लाए थे, उन्हीं मुद्दों को पूरी तरह से चोटिल करते हुए रौंदने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति के चरित्रहीनता का खामियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूं, आज बहुत अच्छा बयान दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, एप्स्टीन फाइलों के पन्ने और खुले, इससे पहले मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बचने वाली स्थिति में है नहीं। कितने कॉम्प्रोमाइज आप करेंगे? एप्स्टीन फाइल के जो पन्ने, जितने पन्ने उन लोगों के पास दबे हुए हैं, जिन लोगों के पास,
वो आपको हर बार इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, तो आप भारत की भविष्य से खिलवाड़ करने से बेहतर है कि अब आप त्याग पत्र दे करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। क्योंकि एप्स्टीन फाइल को एक समय तक आप रोक सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी, आप मीडिया को मैनिपुलेट कर लेंगे, बजट थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन जिस दिन एक पन्ना और खुला उस दिन यही मीडिया, इससे जनता सवाल उल्टा पूछेगी, माइक लगाती है ना मीडिया, उससे जनता सवाल पूछेगी उसी मीडिया से कि जिस दिन ये बात उठी थी उस दिन कहां थे, शंकराचार्य के मुद्दे पे बहस कर रहे थे, केजरीवाल के मुद्दे देखिए पे बहस कर रहे थे। देखिए अब यही एक बड़ी केजरीवाल बात का ये, पक्ष मीडिया दिखा नहीं रही थी, सुनिए, यही केजरीवाल का पक्ष मीडिया दिखा नहीं रही थी, जो आज मीडिया केजरीवाल को रोते हुए दिखा रही है, आज उनके ईमानदारी के कसीदे पढ़ रही है ना, यही दिल्ली की मीडिया केजरीवाल जी का पक्ष दिखा नहीं रही थी। कई चैनल, एक चैनल तो मैंने देखा, उसका नाम मैं नहीं लूंगा अभी, लेकिन आप कहेंगे मैं ले भी लूंगा, वो तो खुलेआम ऐसे प्रवक्ता हैं, वो तो मीडिया के ऐसे एंकर हैं, वो तो जैसे लगता है कि बस मोदी जी ने कह दिया ब्रह्म लीक है, उसके ऊपर उनके 3-4 शो होने ही होने हैं। और वो ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि मतलब सीबीआई क्या तय करे, सीबीआई से बढ़िया कोर्ट उनके आर्ग्यूमेंट सुन करके बल्कि सजा दे देते। बिग वाले की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं है, एक दुबले पतले से हैं, बड़े स्मार्ट से हैं, बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, दिल्ली के अच्छा। प्रमुख मीडिया के, हाँ, दिल्ली के प्रमुख मीडिया संस्थान के हैं। क्योंकि उनका मैंने अच्छा। अक्सर देखा है, वो काफी काफी एजेंडा चलाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, और विपक्ष को आलोचित ऐसे करेंगे जैसे लगता है कि कांग्रेस के समय, जबकि कांग्रेस के जमाने में उन्होंने पढ़ाई की होगी, कांग्रेस के समय पले बड़े हैं, कांग्रेस के जमाने में, लेकिन अब आप देखिए ना, क्या कहें हम, बड़े बड़े देखिए, बड़े बहुत 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 सज्जन पत्रकार हैं ये, मैं तो बता रहा हूँ, इनका शो चल थोड़ा देखिएगा जरा आप। थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ हाँ, ये देखिए टाइम्स, ये देखिए देखिए। अच्छा अच्छा, समझ गया, पाठशाला चलाते हैं। बहुत बढ़िया पाठशाला इनकी, आप किसी मुद्दे पे देखिए, हाँ। विपक्ष एक तरफा एक विपक्ष को नकार देते हैं, अच्छा। सीधे नकार अरे देते हैं। आप ये भक्ति की पाठशाला चलाते हैं? हाँ, वो विपक्ष को सीधे नकार देते हैं, विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थहीन है, तर्कहीन है। इनके हाँ इनके हिसाब हाँ से इनके हिसाब से देश जो है मई 2014 में आजाद हुआ है। हाँ, इनके हिसाब से 14 को भारत को आजादी मिली है, ये 14 में ही मई दो अवतरित भी हुए थे महामानव के साथ, अच्छा इनका अवतरण भी महामानव के साथ हुआ है। इसके अच्छा। पहले भारत था ही नहीं कभी, इसके पहले भारत में कुछ नहीं था, कुपोषित थे लोग, पत्ते लपेट के हम्म, चलते थे, दिखते थे, ये खुद पत्ते हम्म। लपेट के स्कूल पढ़ने गए होंगे, अच्छा, न जैसा कि ये ट्रेन थी ना, बात न ट्रेन कर रहे थी थे। ना, हवाई जहाज था ना, मोबाइल फोन कुछ था नहीं ना, था, इंटरनेट था। चप्पल तक नहीं थी, हवाई चप्पल पहन के लोग प्लेन में तब चढ़ने लगे जब मोदी जी आए हैं, कुछ नहीं था, बता तो रहा हूं मैं। इन्होंने पत्रकारिता जर्नलिज्म भी बल्कि मोदी 14 के बाद की होगी, मैं बता रहा हूं ना आपको, उनकी उम्र के हिसाब से मुझे लगता नहीं है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि ना 75 वर्ष की आयु में कि मैं 60 साल के जवानों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करूंगा, तो ये भी एक बुजुर्ग है, इनकी सेवा मोदी जी कर रहे हैं, तो उस सेवा का ये पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। तो आप ये बताइए कि अब इससे केजरीवाल की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े अच्छे संबंध है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग कुछ सीटें 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ को देंगे, ऐसी भी चर्चा है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने प्रचार भी किया था। तो भविष्य में देखिए, समा एक बात स्पष्ट रूप से आनी आपके मंच पे जरूरी है, मैं मुंबई में बैठा हूं, आपने चूंकि पहले ही बता दिया हमारे दर्शकों को, ये 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 जो हमारा प्रतीकात्मक स्वरूप है, इसको मुंबई में पहन करके बैठने का आशय यही है कि अब हम एक्सपांशन मोड में भी हैं, अब हम देश की जनता के सामने इसी रूप में जाएंगे ताकि जनता हमसे सवाल पूछे, तो जिस तरह जवाब मैं आपको दे रहा हूं, इनका सत्य मैं जनता के सामने भी उजागर करूं। महाराष्ट्र में भी इन्होंने क्या किया, अजीत पवार सोचिए, अजीत पवार जिसको पहले चक्की पीसिंग करवा रहे थे, फिर उसको अपने समूह पार्टी में लेते हैं, फिर उसको मंत्री बनाते हैं, फिर उनके साथ जब घटना घटती है, आज अजीत पवार के बेटे का वीडियो वायरल है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है घटना की जांच करने के लिए, बताइए। ये सरकार का आलम है कि अगर अपने ऊपर कोई आरोप लगे उसे सिरे से नकार दो, सिरे से नकार दो। जनता देख रही है, जनता अब की, जो आपने एक सवाल पूछा उसको मैं थोड़ा पलटूंगा कि अब राजनीतिक भविष्य केजरीवाल का होगा, ये नहीं, अब राजनीतिक भविष्य भाजपा का क्या होना है, जनता इस पे तय करेगी। क्योंकि भाजपा के लगातार एक से एक झूठ, एक से एक प्रोपोगेंडा, एक से एक प्रचार और धर्म के आधार सभी उजागर हो चुके हैं। भाजपा केवल सगी है धन की, धर्म की आड़ में धन संचय करती है, व्यापारिक मित्रों को लाभ देती है, चरित्रहीनता को बचाने के लिए देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था, देश की नीतियों से समझौता करती है। और उससे बड़ी बात यह है, आप कब तक बचा लेंगे, कब तक बचा लेंगे?
तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए भी एक दुविधापूर्ण स्थिति है कि वो एक ऐसे नेतृत्व के दबाव में है जो नेतृत्व पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता को एप्स्टीन फाइल में खो रहा है, और आप कब तक उस नेतृत्व के ऊपर पाओगे। इससे मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये भाजपा के कई पदाधिकारी बड़े नेताओं का भी इससे भविष्य समाप्त होगा, और ये हो रहा है। भाजपा को लोग कहते हैं कि अब दो गुजराती चला रहे हैं, जो एक बात आती है बार बार। वास्तविकता यह है कि देखिए, अमित शाह जी विदेशी दौरे नहीं करते और मोदी जी भारत में जल्दी रुकना नहीं चाहते। तो जो ये खामियाजा है, इस खामियाजे को अमित शाह को ना भुगतना पड़े, क्योंकि हो सकता है भाई भाजपा की सरकार में जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, हम तो ये देख रहे थे कि हो सकता है कि अमित शाह जी अगले प्रधानमंत्री होते देश के। लेकिन अब योगी समूह ने जो लामबंदी शुरू की है, जो योगी जी के समर्थकों ने लामबंदी शुरू की है अमित शाह के खिलाफ, और अमित शाह जी ने जिस तरह से रेड गिरवाई है इनकम टैक्स की योगी जी के बड़े करीबी मंत्री के ऊपर, अब ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अमित शाह जी कहीं टिक नहीं रहे हैं इस पूरे रणनीतिक दौर में, क्योंकि मोदी जी के कारण अमित शाह जी के ऊपर कहीं ना कहीं देखिएगा वो छींटे आएंगे। उनके सबसे करीबी हैं भाई, उनके हनुमान रहे हैं, उनके लक्ष्मण रहे हैं, हर चीज हर स्थिति में साथ रहे हैं। लेकिन मोदी जी का स्वार्थ अमित शाह जी के भविष्य को ले डूबेगा, मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरी समझ है। मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, क्योंकि बराबर की हिस्सेदारी मानी जाती है दोनों की रणनीतिक विषय के रूप में। अब जो भी हो रहा है इस देश में, चाहे वो ट्रेड डील की बात करिए, अब देखिए कल अडानी सही तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, इस वजह से सोलर पावर को लेकर के, और जो ऊर्जा ये अपना क्या कहते हैं उसको, उस पर टैरिफ बढ़ा दिया 115% के आसपास। तो ये तो मंत्री चलेगी अब, और आपके इसका राष्ट्रीय अमित शाह भुगतेंगे, अमित शाह के ऊपर जाएगा इसका पूरा वो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट द्वारा बेगुनाह साबित किया गया और उन 23 आरोपियों को, और सीबीआई के आयोग के खिलाफ जांच करने का जो आदेश दिया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लाइन की टिप्पणी की है, भाजपाइयों के लिए समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। नैतिक सर, नैतिक पतन हो चुका है, मैं तो हमेशा इसीलिए कहता हूँ। नहीं, वो लिख रहे हैं कि भाजपाइयों के लिए समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। जायज बात है। अब उस आयोग का सहयोग कौन करेगा? अब उस आयोग को कौन बचाएगा? वो आयोग जिसके निर्देश पे काम कर रहा था, क्या वो आयोग उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करेगा जिसके दबाव में ये सारी फर्जी चार्जशीट तैयार की गई, नैरेटिव गढ़ा गया? अब सुधांशु त्रिवेदी ने बात कही कि सीबीआई हो सकता है आगे जाए हाईकोर्ट भी आप जाएंगे तो यही फाइल तो उठा के ले जाएंगे अपील में। अपील में आप कौन से नए साक्ष्य ले आएंगे जो आप यहाँ नहीं ला पाए? मामला यह है कि सीबीआई फंस चुकी है। मामला यह है, इस मामले में सीबीआई बुरी तरह फंस चुकी है, और सीबीआई के उन अधिकारियों को डर है कि अब कहीं उनके नाम न उजागर हो। तो इसी वजह से ऐसा ना हो कि पूर्व में भी देखा गया कि कल को इस आईओ पे भी कोई कार्रवाई हो तो ये भी जा करके कहीं पता चला किसी और स्थिति में पाया जाए। कोई बड़ी बात नहीं। आपने बड़ी बात कही, और विवेक जी भी लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, और आज तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि दिल्ली की कोर्ट से जो निर्णय आया है वो जो है इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नैतिक मृत्युदंड के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।